Hello guys, welcome to the Simple Electrical channel. So today I will discuss with you a top 20 instrumentation questions which I have taken from the previous year paper of GATE, SSC, UPPCL, Uttar Pradesh Power Corporation Limited, PSPCL and UPSC, Union Public Service Commission. So stay with me till the end of this video. You will definitely gain something from this video because most of the students do not prepare this subject for the paper, and I will not cover the whole subject. I will definitely cover only 2 to 3 topics in this subject, on which every year one question from this subject definitely come in your paper. So one more information. In the next video, I will cover PSPCL Junior Engineer Electrical morning shift paper. I have already covered the evening shift paper. So link is in the description. Go and check that video also. So let's start with our first question. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको राइट हैंड साइड पे क्वेश्चंस विद आंसर डिस्प्ले हो रहे हैं. अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट इज 10 मिली एम्पेयर. सो हमारा रेजिस्टेंस कितना हमें दे रखा है 10 ओम, और इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट इज 10 मिली एम्पेयर. 10 मिली एम्पेयर मीन्स 10 into 10 raised to power -3. तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर है करंट, तो इसको हम क्या कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन. So the current at full scale deflection is given 10 milliampere, 10 into 10 raised to power -3. What would be the values of series resistance so that it can be used as a voltmeter for measuring the potential difference up to 100 volt. हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो कि हमारा मेजर कर सके 100 वोल्ट तक मेजर कर सके. तो उसके लिए हमें आर सीरीज की वैल्यू चाहिए. तो उसका जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे I इज इक्वल टू V बाय आर जो हमें ऑलरेडी गिवन है, प्लस R जो हमें सीरीज में लगाना है. क्लियर है इतनी बात. तो I कितना गिवन है 10 into 10 raised to power -3, 10 into 10 raised to power -3, वोल्टेज 100 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस R सीरीज. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. तो ये मैं इधर लिख देता हूं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 प्लस R सीरीज यहां चला जाएगा, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 into 10 raised to power -3. ये 10 raised to power -3 ऊपर जाएगा, 10 प्लस R सीरीज इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, 1000 ऊपर गया तो ये क्या बन गया 10,000, और R सीरीज जो होगा हमारा क्या आएगा 10,000 -1 विच इज इक्वल टू 9990 ओम. क्लियर है. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है. देखो ये हमारा यूपीपीसीएल 2019 और गेट 2019 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है. तो रिसेंट क्वेश्चन है, मैं ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो कि बहुत पहले जो 2017, 16 इतने पुराने क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा हूँ. मैं आपको रिसेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. 0 to 550 मिली एम्पेयर मूविंग कॉइल एमीटर हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ. सो वोल्टेज ड्रॉप कितनी दे रखी है हमें, वोल्टेज ड्रॉप कितनी दे रखी है 0.1 वोल्ट. वोल्टेज ड्रॉप हमें 0.1 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल हैज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. द एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू एक्सटेंड इट रेंज. हमें क्या चाहिए आर शंट की वैल्यू चाहिए. और जो हमें ये ठीक है, ये जो हमें आई दे रखा है ऑलरेडी गिवन है, जो हमें आई ऑलरेडी गिवन दे रखा है वो कितना है 50 एम्पेयर. और जो हमें चाहिए ये कब है जब हमें हमारा जो एमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो आई एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन. उसके बाद हमें कितना द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू एक्सटेंडेड रेंज फ्रॉम 0 to 500 एम्पेयर. जो हमें रीडिंग चाहिए करंट की वो कितनी चाहिए मैक्सिमम 500 एम्पेयर चाहिए. तो उसके लिए हम शंट में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाए ताकि जो हमारा एमीटर है वो 500 एम्पेयर तक रीड कर सके. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका जो फॉर्मूला होगा ना आर शंट इज इक्वल टू आर जो हमें गिवन होगा, इसमें आर गिवन है, इसमें आर गिवन नहीं है. तो आर जो हमें मतलब जो हमारा एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा इनटू 1 बाय m -1. ठीक है, वेयर m इक्वल टू
आई रीडिंग बाय आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर है? जो हमने रीड करना 500 एम्पेयर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हमने हमारा जो करंट था फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, तो एम की यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 10। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखना ये जो आर शंट है ये इसकी क्या वैल्यू आ गई आर डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 आर शंट इक्वल टू आर बाय 9। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या चाहिए आर चाहिए। आर शंट निकालना तो उसके लिए हमें आर चाहिए होगा। हमें वोल्टेज कितनी गिवन थी 0.1 वोल्ट। क्लियर है? और आई जो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे गिवन था वो कितना था 50 एम्पेयर गिवन था। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी V बाय आई। कौन सा मैंने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू आई आर वाला, उससे मैंने आर रेजिस्टेंस निकाला। ठीक है? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इधर मैं लिखता हूं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी R इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 50 तो 1 बाय 500 हो गया। क्लियर है? तो ये आर शंट में मैं पुट कर दूंगा 1 बाय 9 इंटू 500 हो गया 1 बाय 4500 हो गया। तो इसका जो आपको आंसर कैलकुलेट करके मिलेगा वो कितना मिलेगा देखो इसका जो आंसर मिलेगा ना 0.000022 ओम। ठीक है? बट आंसर में तो ये चीज है ही नहीं। आंसर में किस में दे रखा है ये ओम में है, आंसर में मिली ओम में दे रखा है। तो डेट मीन्स मैं 3 जीरो को कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा 0.22 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ओम। इसको मैं क्या लिखूंगा 0.22 मिली ओम। क्लियर है इतनी बात समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द इंडक्टेंस ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज 10 + 6 थीटा म्यू माइक्रो हेनरी। ये म्यू क्या है माइक्रो हेनरी है। वेर 1 म्यू इज इक्वल टू कितने हैं 1 म्यू एच इज इक्वल टू कितने होंगे 10 रेज़ टू पावर -6 हेनरी। क्लियर है? तो हमें क्या दे रखा है जो ये इंडक्टेंस है एल की वैल्यू है 10 + 6 थीटा इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 हेनरी है। ठीक है? म्यू एच को मैंने 10 रेज़ टू पावर -6 हेनरी लिख दिया। वेयर थीटा इज अ डिफ्लेक्शन इन रेडियन फॉर अ करंट फॉर 6 एम्पेयर इज के की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 थीटा हमें निकालना है। ठीक है? और उसके बाद 6 एम्पेयर हमें करंट दे रखा है इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। क्लियर है? तो ये मूविंग कॉइल एमीटर की बात कर रहा है। ठीक है? वो सॉरी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये ध्यान से देखना। 2 तरह की टॉर्क्स होती हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। एक होती है कंट्रोलिंग टॉर्क TC, एक होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD। देखो जब भी क्या होता है जब हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर जब पॉइंटर होता है वो पॉइंटर किसी एक रीडिंग के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए जो हमारी टॉर्क वो मूव कैसे करता है उसके ऊपर जो टॉर्क लगती है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है? अब जब वो मूव करता है उसको एक रीडिंग पे रोकने के लिए सपोज करो मैंने 10 पे रोकना है उसको, वो 10 पे मूव करता करता रुक जाएगा। बट मूव वो इस तरह से कर रहा होता है कि वो 10 पे नहीं रुकता ड्यू टू इनर्शिया। वो मतलब गलत रीडिंग शो कर देगा। मतलब 10 से थोड़ा सा या तो स्लाइटली राइट को हो जाएगा या 10 से थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट को हो जाएगा। ठीक है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी टॉर्क का यूज करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क का। ठीक है? तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू द K थीटा वेयर थीटा इज अ डिफ्लेक्शन एंड K इज अ कांस्टेंट। ठीक है? एंड TD इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में TD की वैल्यू क्या होती है ½ I² DL बाई डी थीटा। ठीक है? ये किसकी बात करी है मैंने मूविंग आयरन की। और ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ये दोनों के लिए ही है मूविंग आयरन एंड मूविंग क्वाइल। मूविंग आयरन एंड मूविंग क्वाइल। और जो मूविंग क्वाइल के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती है वो क्या होगी NBIA। ये दो फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है वो मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल दोनों के लिए सेम रहेगी, जबकि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी वो MI के लिए अलग रहेगी ½ I² DL बाई डी थीटा। और मूविंग कॉइल के लिए क्या रहेगी NBIA वेयर N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, करंट, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है? ये मैं आपको नेक्स्ट अपने
इसी में एक मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया, उसके अंदर ये जो मूविंग कॉइल वाला क्वेश्चन है उसको मैंने लिया, तो उसके अंदर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना बात का ध्यान रखिए कि मूविंग आयरन में टीडी की वैल्यू क्या होगी, हाफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा। उसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एट इक्विलिब्रियम टीसी इज इक्वल टू टीडी, टीसी इज इक्वल टू टीडी, तो के थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा। तो हमने इंडक्टेंस को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो जो एल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा था, 10 प्लस 6 थीटा। अगर मैं इसका डीएल बाई डी थीटा कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 0 बन जाएगा और 6 थीटा क्या बन जाएगा, 6, ठीक है। अब ये किसके अंदर दे रखा है हमें, म्यू एच के अंदर, तो 6 म्यू एच हो गया, जिसको हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 हेनरी। क्लियर है इतनी बार। तो के हमें ऑलरेडी गिवन है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, थीटा हमें कैलकुलेट करना है, हाफ करंट हमें कितना गिवन है, 6 इंटू 6 स्क्वायर है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू डीएल बाई डी थीटा कितना है, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 1/20, 10 इधर आ गया, इंटू 6, ठीक है, इंटू 6, 3 टाइम 6 है, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 6 का कितना होता है, 108, ठीक है। तो 108 डिवाइडेड बाई 0 बचा था 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10.8। ये किसके अंदर आया है, रेडियन के अंदर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी 2019 में आया हुआ है, द रेंज ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ मीटर रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 6 ओम, इज जो रेंज ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, वोल्टेज कितनी गिवन है हमें, 50 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट तक है। हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करना है जो कि क्या होता है, एम, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है किसके लिए, सीरीज रेजिस्टेंस की बात कर रहा है गाइस, इस चीज का ध्यान रखना। जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला कराया है वो शंट रेजिस्टेंस की बात है, सीरीज रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज आई, फुल स्केल कितना है, 5 एम्पेयर, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, देखो इस बात का ध्यान रखना है, 2 फॉर्मुलेज मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से, आर शंट इज इक्वल टू आर जो गिवन होगा इंटू 1 बाई एम माइनस 1। इस केस में एम क्या होगा, आई जो हमें गिवन होगा, जो रीड करना है हमने, और आई एट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर है, ठीक है। और आर सीरीज की वैल्यू क्या होगी, आर जो गिवन होगा एम माइनस 1। इस केस के अंदर एम क्या होगा, वी जो रीड करना है, वोल्टेज जो रीड करनी है, एंड वोल्टेज एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर है। ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। तो इसमें सीरीज की बात हो रही है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और दोनों में ये दोनों क्या होते हैं, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और इसी की वैल्यू हमें पूछी है। अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो उसके केस में हमें क्या चाहिए होगा, आर सीरीज और आर जो गिवन है। तो आर तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर सीरीज। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद करो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उस केस में मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला लगवाया था, जहां पर हमें करंट गिवन है 5 एम्पियर, वोल्टेज भी गिवन है 50 वोल्ट, और रेजिस्टेंस भी गिवन है 6 ओम। तो आई की वैल्यू क्या थी, आर प्लस आर सीरीज, ठीक है। तो आई 5 50 डिवाइडेड बाय 6 प्लस आर सीरीज, तो ये यहां चला जाएगा, 6 प्लस आर सीरीज इक्वल टू 5, 50 के नीचे 10 हो जाएगा। तो आर सीरीज की वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगी, 4 ओम। तो आर सीरीज हमारा यहां से हमें क्या मिला था, आर सीरीज हमें कितना मिला था, 4 ओम। क्लियर है। तो हम अब उसके अंदर आर सीरीज के अंदर फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे, आर सीरीज, क्योंकि हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, एम माइनस 1 इंटू आर। ये कितना था, 6 इंटू एम माइनस 1, आर सीरीज हमने निकाल लिया, 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एम माइनस 1, 2/3 एम माइनस 1, 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू एम, विच इज इक्वल टू द 3 एलसीएम होगा, 3 + 2 5/3, विच इज 1.67। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो क्या ऑप्शन में ये गिवन है, हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा 1.67। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ वोल्ट मीटर इज 10 मिली एम्पेयर
फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ अ वोल्टमीटर। देखो पहले सबसे पहले देखो मैंने सारे क्वेश्चंस को कंसीडर किया है, और अगर आपको मेरा कुछ भी पसंद आ रहा है वीडियो के अंदर, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपको मैंने हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि एसएससी जेईई में आया हुआ है, गेट में आया हुआ है। तो देखो आप, जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चन है और टॉपिक्स जो हैं वो एक या दो ही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपका ये इंस्ट्रूमेंटेशन का चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर फिक्र करने की लोड़ नहीं, बिकॉज सबसे इजी क्वेश्चन है, एक या दो स्टेप में निकल जाएंगे और इसके तो आप नंबर पूरे करो अपने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो सेंसिटिविटी ऑफ अ वोल्टमीटर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखो एक क्वेश्चन कितने सेकंड में निकला, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सिर्फ। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू आई करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो करंट हमें दे रखा है 10 मिली एम्पेयर, 1/10 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ ऊपर जाके 1000 डिवाइडेड बाई 10, 100 इसका आंसर आ गया सेंसिटिविटी का। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2 wattmeter method is used for the measurement of power in a balanced 3-phase load supplied from the balanced 3-phase system if one of the wattmeter read half of the other and the power factor of the load। तो ये देखिए पावर फैक्टर का क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर पूछा गया कि अगर एक वाटमीटर दूसरे वाटमीटर की रीडिंग हाफ नोट करता है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें बताओ कि पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। वो आप फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखो हमारी वॉटमीटर की रीडिंग क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, VL IL cos 30 - phi। वॉटमीटर 2 की रीडिंग क्या होगी, ये 2 वॉटमीटर मेथड बता रहा हूँ, VL IL cos 30 + phi, ठीक है। सबसे पहले आपने ये नोट करके रखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, जब मेरा जो फाई होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो मेरा ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो फाई होगा 0 होगा, तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है पावर फैक्टर, cos थीटा या फिर cos फाई, ठीक है। तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा। जब मेरा पावर फैक्टर यूनिटी होगा, उस केस के अंदर अगर आप ये 0 को यहाँ पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। उस केस में क्या होगा, वाटमीटर रीडिंग 1 इज इक्वल टू वाटमीटर रीडिंग 2, दोनों वाटमीटर सेम रीडिंग देखेंगे, क्योंकि जब फाई ही 0 हो गया तो VL IL अगर सेम हुआ तो cos 30 इक्वल टू cos 30, तो दोनों वाटमीटर क्या रीडिंग नोट करेंगे, सेम रीडिंग नोट करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। जब मेरा जो एंगल होगा वो 0 होगा, आपको इधर पावर फैक्टर पूछा गया, आपको एंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मेरा फाई एंगल 0 है तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। उस केस में मेरा वॉटमीटर सेम रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद अगर मेरा फाई 30 डिग्री हुआ तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos 30 विच इज इक्वल टू द √3/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.866। उस केस में क्या होगा, जो मेरा वॉटमीटर 2 होगा वो हाफ द रीडिंग वॉटमीटर 1 नोट करेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये मेरा आंसर होगा, ये देख लो, ये मेरा आंसर है। जब मेरा वॉटमीटर 2 हाफ ऑफ रीडिंग वॉटमीटर 1 की नोट कर रहा है, उस केस में मेरा पावर फैक्टर क्या होगा, 0.866। अगर यहाँ पर एंगल पूछता तो एंगल क्या था, 30 डिग्री, ठीक है। मैं आपको इसके और भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको भी जरा ध्यान रखना। अब देखो, जब हमारा वॉटमीटर 45 डिग्री का होगा, जब हमारा फाई 45 डिग्री होगा, तो जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो होगा cos 45। cos 45 कितना होता है, 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.77, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। उस केस में जो हमारा वॉटमीटर 1 होगा उसकी रीडिंग क्या होगी, ग्रेटर देन होगी वॉटमीटर 2 की रीडिंग से, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, अगर हमारा एंगल 60 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos 60 विच इज इक्वल टू 1/2, 0.5, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी वाटमीटर 2 की रीडिंग होगी वो 0 होगी, और वाटमीटर 1 की जो रीडिंग होगी वो होगी 0.866 VL IL।
क्लियर है इतनी बात। VL क्या है, लाइन वोल्टेज लाइन करंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अगर हमारा 5 ग्रेटर देन 60 होता है, ग्रेटर देन 60 या 90 कह लो, ग्रेटर देन 60 कौन सी वैल्यू होगी, जैसे देखो 90 होगी, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। तो ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60 में जो कोस या फिर जो हमारा कोस पावर फैक्टर है वो क्या हो जाए, लेस देन 0.5 हो जाए। देखो डिक्रीज हो रहा है ना, 0.7 से 0.5, 0.5 से कम हो जाए, उस केस में जो हमारी वाटमीटर 1 की रीडिंग क्या होगी, पॉजिटिव, और वाटमीटर 2 की रीडिंग क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर है। सिर्फ आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना है, इसको नोट कर लो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। अगर आपको एंगल का फॉर्मूला आ जाए और वाटमीटर की दोनों रीडिंग दी हो, सपोज करो वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 की रीडिंग दी है, और उससे आपको बोला है कि आप एंगल का फॉर्मूला निकालो फाई का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स √3 वाटमीटर 2 माइनस वाटमीटर 1 ओवर वाटमीटर 1 प्लस वाटमीटर 2 की रीडिंग। क्लियर है इतनी बात। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है, सिंपल है, एक दो बार याद रखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एन एमीटर हैज ऑफ 0 to 25 एम्पियर रेंज हैज अ ग्रांटेड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। द करंट मेजर्ड इज 5 एम्पियर। लिमिटिंग एरर बोल रहा दोस्तों ये एलई, तो एलई हमें निकालना है, और ग्रांटेड एक्यूरेसी एरर कितना दिया है, 1%। तो इसका फॉर्मूला, लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रांटेड एक्यूरेसी एरर मल्टीप्लाई बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन या फुल स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। क्लियर है। तो देखो ग्रांटेड एक्यूरेसी एरर 1 दिया हुआ है, और उसके बाद फुल स्केल रीडिंग कितनी दी हुई है, 25 एम्पियर। और जो करंट मेजर किया गया, जो मेजर किया गया करंट होता है उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और एमीटर की जो रेंज होती है उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आ गया, 5। देखो कितना आसान था, 2 सेकंड का सवाल था, और बच्चे इसको छोड़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एमआई इंस्ट्रूमेंट। एमआई इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है दोस्तों, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम आयरन के पीस को यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात। जिसके अंदर हम आयरन के पीस को यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसकी भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैं ये चीज बताने जा रहा हूँ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसको आपको नोट करके रखना है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लो, नोट ट्रू बोला, मतलब जो चीज फॉल्स है, ठीक है। तो मूविंग आयरन, कुछ बातें मैं आपको मूविंग आयरन की बताने जा रहा हूँ, वो लिख लेना। सो इसके अंदर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्लियर है। और उसके बाद जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्केयर, करंट के स्केयर के मतलब पावर में होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर करंट में स्मॉल चेंज हुआ तो ये डिफ्लेक्शन जो होगी उसमें लार्ज चेंज होगा, क्योंकि करंट का स्केयर है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो स्केल होगा, वो स्केल जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। स्केल जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। किसकी वजह से होगा, बिकॉज डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई की पावर स्केयर, क्योंकि स्मॉल चेंज करंट, अगर करंट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो लार्ज होगी। क्लियर। जिसकी वजह से जो स्केल होगा इसका नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी सर्किट, एसी और डीसी दोनों में हम यूज करते हैं इसको। क्लियर। उसके बाद जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो लेस होगी, एक्यूरेसी होगी वो लेस होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज हुआ डिफ्लेक्शन ज्यादा कर देगा, ऑब्वियस है एक्यूरेसी लेस होगी, ठीक है। उसके बाद जो इसका टॉर्क टू वेट रेशियो होगा, टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है इतनी बात। जो टॉर्क टू वेट रेशियो होगा वो हाई होगा, जिसके कारण क्या होगा कि अगर स्मॉल चेंज होता है टॉर्क के अंदर तो जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा ज्यादा और शो करेगा वैल्यू, तो उसके कारण जो उसकी सेंसिटिविटी होगी, सेंसिटिविटी क्या होगी इस इंस्ट्रूमेंट की, लेस होगी,
सेंसिटिविटी लेस। टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है तो उसमें क्या होगा, अगर स्मॉल भी टॉर्क में इंक्रीज हुआ तो पॉइंटर जो होगा वो डिफ्लेक्ट कर देगा और वैल्यू को शो कर देगा। तो स्मॉल टॉर्क के चेंज में जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है उस केस से क्या होगी, जो उसकी सेंसिटिविटी होगी वो लेस हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेरे को बता सकते हो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी से बताइए। आपने पढ़ा होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। सो इसकी जो कॉस्ट होती है वो लेस होती है, ओ सॉरी ज्यादा होती है, कॉस्ट मोर होती है एज कंपेयर टू मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है, इसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो गलत बता रखा है। तो एमआई इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी, हाँ जी ट्रू है ये तो। इसके अंदर एक मैं आपको और पॉइंट बता दूं, जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो लेस होता है, फ्रिक्शनल एरर सॉरी हाई होता है, फ्रिक्शनल एरर इज हाई। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ट्रू है। पॉइंट नंबर थर्ड, द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट इज हाई, हाँ जी हाई होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था, इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट इज हायर देन एज कंपेयर टू द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी ये सही कह रहा है। सॉरी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट क्या है, लेस है एज कंपेयर टू, क्या पूछ रहा है, पीएमएम इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट जो है वो लेस है एज कंपेयर टू पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। नहीं जी, इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उससे तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग कॉइल गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन with the 15 milliampere and has a resistance of 5 ohm. The value of the resistance to be connected in parallel to enable the instrument to read up to 1 ampere. तो जल्दी से देखेंगे इसका आंसर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट की दे रखी है वो कितनी है, 15 मिली एम्पेयर। सो आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, आई एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन 15 मिली एम्पेयर, 15 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 5 ओम। और जो रीड करना है करंट वो कितना करना है, 1 एम्पेयर। ठीक है, तो सिंपली शंट का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज R by m-1 वेयर m इज इक्वल टू I रीडिंग बाय I फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻³ 1000 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा, देखो R कितना है 5, 1000 डिवाइडेड बाय 15 -1, 5 डिवाइडेड बाय 1000 -15 डिवाइडेड बाय 15, 5 डिवाइडेड बाय 975 डिवाइडेड बाय 15, 15 ऊपर चला जाएगा, 15 5 75 डिवाइडेड बाय 975। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा सॉल्व करके वो कितना मिलेगा, 0.076 ओम। सोल्व कर लेना, इसका आंसर आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज अ कॉइल ऑफ डायमेंशन कितनी दे रखी है, 10 mm इंटू 20 mm। ठीक है, परमानेंट मूविंग कॉइल की बात कर रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी की कितना दे रखा है, B 2 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। के कितना दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट 0.25 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, करंट 10 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स, n निकालना है हमें, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। क्लियर है, तो डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा π/3। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या आ जाएगा मेरा रेडियन। ये मेरी डायमेंशंस दे रखी हैं, तो एरिया इसको कैलकुलेट करने के लिए 200 मिलीमीटर का स्क्वायर, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि स्क्वायर है, तो 1000 इंटू 1000 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर, क्योंकि हमें सारा यूनिट मीटर में दे रखा है, न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये भी एरिया भी मीटर में आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो TC कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू TD, K थीटा इक्वल टू NBIA। वैल्यूज पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं है, 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू π/3 थीटा π/3
नंबर ऑफ टर्न्स तो फाइंड आउट करने हैं 2 इंटू 10⁻³ इंटू करंट 10 इंटू 10⁻³ मिली एम्पेयर है 10 इंटू 10⁻³। उसके बाद एरिया कितना है हमारा 200 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल है, ठीक है। 25/100 1/4 क्लियर। अब देखो इधर देखना n इंटू 200 इंटू 400 400 इंटू 10 4000 इंटू -3 ओके प्लस 10⁻⁻6। 3 जीरो कट जाएंगी। अभी मैं सिर्फ राइट हैंड साइड वाला देख रहा हूँ। 3 जीरो कट जाएंगी तो क्या आ जाएगा n इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। तो मैं आपको ऊपर से जल्दी से समझाता हूँ। इधर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इधर देखना। इधर कितना है π/12, इधर n इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3 n π/12 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। तो पाई इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा 48। पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा 65। क्लियर है। सॉल्व करके देख लेना, आंसर 65 ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इज। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया है कई इंस्ट्रूमेंट में देखो, मूविंग आयरन में क्या होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज करंट के स्केयर के बराबर होती है, और मूविंग कॉइल में सिर्फ मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। तो ये मूविंग कॉइल की बात कर रहा हूँ, मूविंग आयरन की है। तो ये दोनों एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ही, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 फॉर अ बैलेंस 3-phase circuit 2 wattmeter आर कनेक्टेड टू द इनपुट पावर एंड द रीडिंग ऑफ द वॉटमीटर इज। रीडिंग ऑफ द वॉटमीटर क्या दे रखी है, एक बड़ा दे रखा है और एक छोटा दे रखा है। तो किस केस में होता है, जब हमारा जो तीसरा होता है वो कितना होता है, जो हमारा 5 होगा 45 होगा, तो cos 45 क्या होता है 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.77। उस केस में क्या होता है, वॉटमीटर 1 की रीडिंग वॉटमीटर 2 से बड़ी होती है, तो जो इसका पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 0.7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 डिटरमिन द फुल स्केल रीडिंग ऑफ द PMMC टाइप वोल्टमीटर व्हेन एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज 230 किलो ओम। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो शेयर करना ये ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस सब्जेक्ट को रीड कर सके। क्लियर है। तो देखो वोल्टमीटर इज 230 किलो ओम दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 230 किलो ओम। सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द वोल्टमीटर इज आर सीरीज कितना दे रखा है 70 किलो ओम। सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है 3 किलो ओम पर वोल्ट। तो इससे आपको एक और चीज पता लगी कि सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है किलो ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताया था आपको, 1// करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो करंट इधर से मेरे को मिल जाएगा 1/3 किलो ओम पर वोल्ट, ठीक है। ये मिल गया मेरे को, यूनिट मिल गई। तो उसके बाद मेरे को क्या चाहिए था, मैंने फाइंड आउट क्या करना है, आर सीरीज फाइंड आउट करना है। तो आर सीरीज क्या नहीं फाइंड आउट क्या करना है, एक मिनट, उसके रीडिंग इन वोल्ट। अच्छा, वोल्टेज की रीडिंग हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास आई आ गया, आर सीरीज पता है, वी निकालना है। तो आई एट फुल स्केल इज इक्वल टू V बाय आर प्लस आर सीरीज। क्लियर है। तो V हमें फाइंड आउट करना है। आई हमारा क्या आया था, हमें क्या मिला था 1/V। आर क्या है हमारा 230 प्लस किलो में आई है 70 इंटू 10⁻⁻6। किलो में ना 1 किलो में इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ओम। तो ये 300 बन गया, 300 इधर आ गया, 6 भी इधर आ गया V। तो ये क्या बन गया 100 इंटू 10⁻6 वोल्ट। एक मिनट, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, एक मिनट। ये किलो में था, सॉरी, ये किलो में था, तो किलो में 10⁻6 होगा।
तो 10⁻6 ये कट गया 3 से 100, तो वोल्टेज हमें क्या मिल गया 100 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पावर इन द सॉरी कहाँ थे हम, हाँ, इन अ मेथड ऑफ मेजरिंग, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ मेथड ऑफ मेजरिंग अ 3 फेज पावर यूजिंग 2 वाटमीटर। इसके अंदर क्या पूछा गया है, द रीडिंग ऑफ द वाटमीटर 1 फॉर द इंडक्टिव टाइप लोड। तो इंडक्टिव टाइप लोड की क्या रीडिंग होगी, √3 EL IL cos 30-5। क्लियर है, ये फेज की पूछ रहा है इसलिए हमने √3 लगाया। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना, 3 फेज की पूछ रहा है तो इसलिए हमने √3 लगाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन 2 वाटमीटर मेथड इफ अ बैलेंस लोड इज रेजिस्टिव देन द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिव लोड के अंदर जो पावर फैक्टर हमें होता है हमारा क्या होता है यूनिटी, और थीटा क्या होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पावर फैक्टर यूनिटी, तो उस केस के अंदर वाटमीटर 1 इज इक्वल टू वाटमीटर 2। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ, देखो जो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट है वो वाटमीटर की रीडिंग और वीआर मीटर के लिए भी यूज होता है, बिल्कुल ठीक, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज होता है, ठीक, पावर फ्रीक्वेंसी मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए भी यूज होता है। तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। तो क्वेश्चन आंसर हमारा क्या होगा 4, जिसके अंदर ऑल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, द पावर इन 3 फेज सर्किट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ 2 वाटमीटर, द रीडिंग ऑफ वाटमीटर 1 इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अदर इज नेगेटिव। कब होती है वाटमीटर 1 की रीडिंग पॉजिटिव और वाटमीटर 2 की रीडिंग नेगेटिव? कब होती है, जब थीटा क्या होता है ग्रेटर देन 60 डिग्री और जो cos 5 होगा वो लेस देन क्या होगा 0.5 डिग्री। आपको पढ़ाया था अभी मैंने, पावर फैक्टर देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, द टॉर्क इन इंडक्शन टाइप एमीटर इज, टॉर्क जो होती है इंडक्शन टाइप एमीटर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है। तो इसका जो W है हमारा ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 19, an MC ammeter has a shunt of 0.2 ohm and a coil circuit resistance, so the instrument can take a maximum of 5 volt determine the maximum current the instrument can handle। तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई रीड फाइंड आउट करना है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना रीड कर सकता है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर हमें आर शंट कितना दे रखा है 0.2 ओम। क्लियर है, और आर जो ऑलरेडी है एमीटर का वो कितना है 100 ओम। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ले सकता है 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस केस में आर शंट का आपको फॉर्मूला पता होगा, आर शंट इज इक्वल टू आर इंटू 1/m-1 वेर m इज इक्वल टू आई रीड बाई आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर है, जिसके अंदर हमें आर शंट और आर दोनों ही पता है। अगर हमें आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाए तो हम उसके आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एम की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आर शंट कितना है 0.2 इज इक्वल टू आर 100 डिवाइडेड बाय m-1। तो m-1 इधर आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 0.2, डिजिट कैंसिल हुआ, 1000/2 50 500, m इज इक्वल टू 501, 1 जाके उधर प्लस हो गया। क्लियर है इतने बाद। अब हमें क्या चाहिए, हाँ हमें क्या चाहिए आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप कहाँ से निकालोगे बताओ। तो आपको पता होगा आई इज इक्वल टू V/R होता है, 5 डिवाइडेड बाई आर जो ऑलरेडी एमीटर का है 100। तो ये हमें m की वैल्यू क्या होगी, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, आई रीड बाई आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 501। तो इससे हमें क्या मिलेगा, आई रीड तो हमने निकालना है, आई फुल स्केल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 501 इंटू आई फुल स्केल। ठीक है, 501 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2505 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 25.05। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमें क्या मिल गया आंसर 25.05 हमें क्या मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द डैम्पिंग टॉर्क इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज कॉज्ड बाय, जो डैम्पिंग टॉर्क होती है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में वो एडी करंट की वजह से होती है। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए ढूंढकर इसको सॉल्व किया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो एक हार्डली 1 या 2 सब्जेक्ट टॉपिक्स नहीं है पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जिसके ऊपर हर साल गेट हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएल हो, कोई भी एग्जाम हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देख लो, और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर। थैंक यू।